अब देखो लास्ट क्लास में हमने पोल्स के बारे में पढ़ा था कि जो 3 टाइप के पोल्स है उसके बारे में मैंने समझा दिया था, जिसमें मैंने बताया था अगर हमारे पास में सिर्फ सिंगल आवेश है, कोई प्लस प्लस का हो बोला माइनस का हो, तो इस सिंगल आवेश के कारण जो ध्रुव बनता है, पोल बनता है, उसको कौन सा ध्रुव बोलते हैं? एकल ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करो, इस सिंगल आवेश को आप क्या करो, किसी डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्लेस करके उसके समान एक उल्टा आवेश वहां पे रख दो। ठीक है, यहां से आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया और इसका उल्टा आवेश आपने रख दिया, तो उस कंडीशन के अंदर अब यहाँ पे कितने आवेश हो गए आपके पास में? 2 आवेश हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुव कहते हैं। इसी तरीके से अब इन 2 आवेशों को भी क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे और उनके पास में क्या रख दोगे, एक जहां से आपने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद में आप क्या करो, कुछ विस्थापन के पश्चात इनका उल्टा आवेश उस जगह पे रख दोगे, तो उस वजह से आपको वहां पे क्या मिल जाएंगे, टोटली 4 आवेश मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब कितने, वहां पे 1 आवेश था तो 2 आवेश मिले, यहाँ पे 2 आवेश है तो इन दोनों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो उस वजह से आपके पास में दोनों को डिस्प्लेस करोगे तो दोनों के विस्थापन के पश्चात 2 पोजीशन मिलेगी, उन दोनों पोजीशनों के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इनका उल्टा आवेश रखना पड़ेगा, तो उस वजह से आपको टोटली 4 आवेश मिलेंगे और उसको क्या बोलेंगे, चतुर्ध्रुव बोलेंगे। कैसे उसकी व्यवस्था देखो, इसको क्या बोलोगे आप, चतुर्ध्रुव। ठीक है, इस तरीके से कैसे, जैसे देखो मान लो इसको आपने विस्थापित किया, ठीक है, इसको विस्थापित करोगे तो कौन सा मतलब अब इसका विस्थापन के पश्चात इस जब आप इसके उल्टा आवेश रखोगे तो यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए, और इसको करोगे तो कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो आप देखो अब आपके पास में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों को डिस्प्लेस करोगे तो कितने, 2 आवेश आने चाहिए, एक कैसा आएगा नेगेटिव, तो एक आएगा कैसा, पॉजिटिव। अब आपके पास में देखो कितने, 2 ही नेगेटिव है 2 ही पॉजिटिव है। अब इनमें भी इन चारों आवेशों को क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जब चारों को डिस्प्लेस करोगे तो ये जो नेगेटिव आवेश है इसको डिस्प्लेस करोगे तो आपको कुछ विस्थापन करोगे, कुछ दूरी से विस्थापित करोगे, तो वो कुछ दूरी से विस्थापित करने के पश्चात इसके उल्टा आवेश क्या आ जाएगा आपके पास में, 2q। फिर इसको कुछ दूरी पे विस्थापित करोगे तो इसका उल्टा आवेश क्या आ जाएगा, -q। फिर इसको कुछ दूरी के ऊपर विस्थापित करोगे तो कैसा आवेश आ जाएगा, -q। टोटली आपके पास में क्या हो जाएंगे, 4 ही पॉजिटिव आवेश आएंगे, 4 ही नेगेटिव आवेश आएंगे, और इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, अष्टध्रुव बोलोगे। तो देखो अगर आप ये +q, ये -2q, ये फिर से प्लस का q, तो अब इस मान लो कि अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया तो इसके पास में अब कौन सा साइन आना चाहिए, नेगेटिव, कुछ दूरी के ऊपर विस्थापित किया तो। फिर आपने इसको विस्थापित किया तो अब कुछ दूरी के ऊपर आपके कौन सा आवेश आना चाहिए, +2q आना चाहिए। इसको भी विस्थापित किया तो अब कौन सा आवेश आना चाहिए आपके पास में, कुछ दूरी के ऊपर नेगेटिव आवेश आना चाहिए। तो ये व्यवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, अष्टध्रुव व्यवस्था की, ठीक है ना। ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आवेशों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस पोल का नाम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये जो मल्टीपोल कॉन्सेप्ट है या जो ये बहुध्रुवों की धारणा है, उसके बारे में एग्जाम में कभी कभार 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। मेनली तो जो भी आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने ई निकाला, वी निकाला, ये सब तो आप कहाँ तक ही निकालोगे, सिर्फ चतुर्ध्रुव तक ही निकालोगे, उससे आगे इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ी कैलकुलेशन टफ पड़ जाती है, लंबी हो जाती है, पर जो मेन यूज होगी वो यहाँ तक ही यूज होगी। लेकिन मालूम आपको मेनली जो डेफिनेशन है वो वहां पर कहाँ तक की पता होनी चाहिए, अष्टध्रुव तक की पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हो जाता है तो उसके बाद आपको अंदाजा लग जाता है कि आगे से आगे जो नए और पोल बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। बस क्या करना होगा, आवेशों को विस्थापित करना होगा, आवेश को विस्थापित करोगे और उसको जिस दूरी तक आपने विस्थापित किया उस जगह पे आपको क्या कर देना, उसका उल्टा आवेश रख देना है। तो इस तरीके से एक नए से नए पोल का क्या होता रहेगा, निर्माण होता रहेगा। कुल मिला के ये ध्यान रखना कि जितना पॉजिटिव होगा उतना उतना नेगेटिव होगा, इस वजह से टोटल आवेश जो होता है इनके थ्रू हमेशा क्या हो जाता है, 0। ये जरूरी नहीं है हमेशा 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये है कि ये आप देखोगे जिस तरीके से इसने जो बुक के अंदर डेफिनेशन है उस आधार के ऊपर तो इसका यही मान मतलब इसके अभिधारणा से यही पता चलता है कि टोटल आवेश जो होता है इन पोल्स के अंदर हमेशा उसका मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन
ये तो क्या है, मल्टीपोल की कॉन्सेप्ट के अनुसार है, पर रियलिटी में देखे जाओ तो देखोगे तो द्विध्रुव जो होता है वो दो पॉजिटिव आवेशों के कारण भी बनता है या नहीं बनता है? ठीक है, मतलब आवेशों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट है इसका मल्टीपोल का, जिसके अंदर आप देखोगे तो डिफाइन करोगे तो क्या चीज पता चल रही है कि जो टोटल आवेश है उसका मान पोल्स के ऊपर क्या आ रहा है, आपके इन तीन पोलों के ऊपर 0 आ रहा है। इसके ऊपर नेट के एग्जाम के जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी अलग अलग कैसे होती है, किस घात के समानुपाती उत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि आप पोटेंशियल निकालते हो तो वो प्रोपोर्शनल आता है 1/r के, ठीक है। अब आपने द्विध्रुव के लिए निकाला था तो वो क्या आ रहा था आपके 1/r के रूप में, r² के रूप में आ रहा था। चतुर्ध्रुव के लिए आपने निकाला, सॉरी द्विध्रुव के लिए r³ था 1/, चतुर्ध्रुव के लिए आपने निकाला तो वो क्या था 1/r⁴। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो एक बार नेट जो कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम होता है उसके अंदर के चतुर्ध्रुव के कारण जो पोटेंशियल होता है वो विस्थापन की कौन सी घात के समानुपाती होता है। आपको याद है तो सीधा ये ऑप्शन लगा दो और आपका 5 नंबर पूरे आ जाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं। मतलब डेरिवेशन तो आप पढ़ते हो पर डेरिवेशन के साथ ना लास्ट वाला पॉइंट भी याद रहता है तो कुछ क्या होता है उससे हिंट मिल जाता है कि हमको करना क्या होता है। अब देखो ऐसे ही आपके पास में क्या है, मान लो कि कोई भी आपके पास में स्वैच्छिक या आर्बिट्रेरी चार्ज है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो आपके पास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके अंदर आपने क्या किया, एक समान रूप से आवेश का वितरण किया है, ठीक है। उस एक समान रूप से आवेश का वितरण किए गए प्रश्न आपको क्या करना है, किसी एक अल्पांश आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु के बाहर उससे उस पृष्ठ से किसी बाहर बिंदु के ऊपर आपको क्या करना हो, अगर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल है उसका क्या मान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मान होगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, ये चीजें क्या है कि तुम देखोगे कि सर जो बुक आपने बताई है उसमें कंटिन्यू मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ आप फिजिक्स के अंदर तो आप देखोगे ना एक चीज कंटिन्यू, क्योंकि उसमें 7 यूनिट लिखी हुई हो, 7 यूनिट उस तरीके से नहीं है कि आप लोगों को जितना आपके जेएनयू का सिलेबस है कंटिन्यू उन 7 यूनिटों में मिल जाए। किसी के अंदर पहले होगा दूसरी यूनिट तो किसी में पहली दूसरी यूनिट बाद में लिखी हुई होगी, तो वो जरूरी नहीं है कि हमें क्या है जो पहली यूनिट है वो पहली में मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो पहली यूनिट थी वो तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पहली ही बुक में मिल गई, लेकिन सेकंड यूनिट आपके जो नोट्स जो सिलेबस में वो आपको उस बुक की सेकंड यूनिट में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, वो आगे पीछे मिल सकती है, क्योंकि बीएससी का सिलेबस कभी भी पूरी एक ही बुक में सारा का सारा सिलेबस नहीं मिलेगा, वो अलग अलग बुकों में मिलता है, किसी में कोई टॉपिक नहीं होता मिसिंग होता है तो किसी और में वो टॉपिक मिल जाता है। तो ऐसा मत कभी भी समझना कि सर आपने एक बुक बताई तो उसी में पूरा मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। हाँ ये है कि मैं तुम लोगों को पूरा करवा दूंगा, लेकिन ये कभी मत सोचना कि सर एक ही बुक के अंदर सारा मिल जाए, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। किसी बुक के अंदर एक आधा टॉपिक छूट जाता है या फिर वो नहीं किया हुआ होता तो फिर वो किसी और बुक से भी पढ़ना पड़ता है। तो देखो स्वैच्छिक आवेश वितरण के कारण E m देता है। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to arbitrary चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है आपके पास में मान लीजिए कोई भी एक पृष्ठ है 3 डायमेंशनल एक्सेस के एनालिसिस, ठीक है, एक आपके पास में कोई पृष्ठ है जिसमें क्या है एक समान रूप से आवेश का वितरण किया गया है, ठीक है, और उस एक समान रूप से आवेश के वितरण के कारण यहाँ पर कोई एक बाहर एक बिंदु P उपस्थित है, इस बिंदु P के ऊपर इस एक समान रूप से जो आवेश का वितरण किया गया है उसके कारण इस बिंदु P के ऊपर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या करना है, मान ज्ञात करना है।
तो पूरे पृष्ठ के कारण आप ज्ञात करोगे, तो पूरे पृष्ठ में तो आवेश का वितरण एक समान किया गया है, तो हर जगह से आप देखोगे तो इफेक्ट तो वैसा का वैसा होगा। तो उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं हम, इसमें क्या कर लेते हैं, एक अल्पांश पृष्ठ ले लेते हैं या अल्पांश आयतन ले लेते हैं, जिसका आयतन क्या है, डीवी, ठीक है, जिसके ऊपर आवेश का मान क्या है, डीक्यू। क्योंकि एक समान रूप से आवेश का वितरण किया गया है, तो इस वी आयतन के अंदर आपके पास आवेश घनत्व का मान क्या हो जाएगा, रॉ। रॉ को आप किससे लिखते हो, क्यू अपॉन वी से लिखते हो, ठीक है। अब देखो इस बिंदु के ऊपर इस आवेश की, जो ये आपने अल्पांश आवेश लिया, इसकी डिस्टेंस कितनी मान लो r, और इस मूल बिंदु O से इसकी डिस्टेंस कितनी मान लो d, जो कि इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, P के साथ में थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस आवेश के कारण इस बिंदु P के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका पोटेंशियल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब एक आवेश के सापेक्ष ज्ञात कर लोगे, तो उसके पश्चात इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल पृष्ठ के कारण जो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में भी हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी थ्योरी में माना कि हमने एक पृष्ठ क्या लिया है, एस लिया है। अब देखो इसको स्मॉल वी से लिखना, सॉरी नहीं, इसको स्मॉल वी से नहीं लिखेंगे, इसको कैपिटल वी से लिखेंगे। लेकिन इस आवेश के कारण जो ये आपने स्मॉल आवेश लिया है ना, उसके अन पोटेंशियल को किस प्रकार से लिखेंगे हम, या तो पोटेंशियल को स्मॉल डीवी से लिख देंगे, क्योंकि अब देखो वॉल्यूम भी वी से शो हो रहा है, पोटेंशियल भी वी से शो हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि वॉल्यूम कौन सा है और पोटेंशियल कौन सा है। तो उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, सिंपल सी चीज, इसको क्या कर लेते हैं, स्मॉल डीवी से लिख लेते हैं, और इसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसको किससे लिख देंगे, कैपिटल डीवी से। फिर इसका हम अगर क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पूरे पृष्ठ के अंदर जो आवेश है या फिर उसके सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा आपकी डी ऑफ कैपिटल वी इज टू वी से शो किया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखोगे तो बुकों के अंदर क्या किया जाता है, जो ऐसे सिंपल शो साइन नहीं होता, उसमें ऐसे कैपिटल वी ऐसे लिखा हुआ होता है या फिर स्मॉल वी ऐसे लिखा हुआ होता है, छोटा, दोनों को डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस शो करने के लिए। क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा वी होता है और पोटेंशियल में भी हमेशा क्या आता है, वी आता है, पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा किससे यूज की जाती है, यू से प्रदर्शित की जाती है। ये तो 12th में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के बारे में। और कार्य के साथ में इसका रिलेशन भी होता है, वी डी क्यू के रूप में लिखा जाता है, या डब्ल्यू बराबर डी क्यू के रूप में ऐसे करके लिखते हैं आप। कार्य और किए गए आवेश के द्वारा किए गए कार्य और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन लिखा जाता है, वो भी आएगा अगले दिन, उस टॉपिक के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो जस्ट इसके बाद में किसी भी एक समान रूप से कोई भी आपके पास में प्रश्न दिया हुआ है, उसमें एक समान रूप से आपने आवेश का वितरण किया, तो उस आवेश के द्वारा किया गया कार्य जो होगा या उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो किसकी सहायता से निकलेगी, आपके पोटेंशियल एनर्जी की सहायता से निकलेगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को आप देखोगे तो एक प्रकार से वो किसको प्रदर्शित करती है, कार्य को ही प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो देखो ये आपके पास में आवेश है, ठीक है। अब मान लो कि एक पृष्ठ एस जिसका आयतन V है तथा इसमें एक समान रूप से क्या किया गया है, आवेश का वितरण किया गया है, ठीक है। एक समान रूप से आवेश का वितरण किया गया है, तो इसके अंदर आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रो होगा। पूरे पृष्ठ के लिए तो रो का मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन वी, लेकिन छोटे वाले पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, डी क्यू बराबर रो डीवी के रूप में लिखोगे। साथ में मान लो, माना कि इस पृष्ठ में एक अल्पांश आयतन डीवी है, जिसमें आवेश dq इज टू क्या हो जाएगा आपके रो डीवी है। तो इस आवेश के कारण
कारण बिंदु P पर विभव। अब यहाँ पे आवेश क्या है, dq, और इससे कितनी दूरी के ऊपर, r बिंदु के ऊपर स्थित जो बिंदु P है उसके ऊपर पोटेंशियल का मान लिखना है। तो पोटेंशियल V बराबर आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r लिखो। ठीक है, ये तो किसके कारण हो गया, एक इस ओनली फॉर ओनली इस पूरे पृष्ठ के अंदर जो ये छोटा सा अल्पांश आवेश है, आवेश जो है उसके कारण इस बिंदु P के ऊपर पोटेंशियल है। अब अगर आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर जो संपूर्ण पृष्ठ जो है उसके अंदर उपस्थित आवेश वितरण जो है उसके कारण इस बिंदु P के ऊपर क्या करना हो आपको, अगर पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे dq का मान रख के उसको क्या करना पड़ेगा, उसका आयतन समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, आयतन समाकलन नहीं, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ के आयतन के सापेक्ष समाकलन करोगे तो उस कंडीशन में पूरे पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका मान पता चल जाएगा और उसकी सहायता से यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, v के मान के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठ में आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विभव, ये क्या हो जाएगा आपके V बराबर, इसको dV से लिखना, V बराबर dV। ठीक है, अब यहाँ पे इस dV का मान यहाँ से रखोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। dq का मान क्या है, रॉ dV। ठीक है, dq का मान रॉ dV है तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया, अंदर क्या आ जाएगा आपके रॉ dV अपॉन, इसको क्या ले दो नंबर 1। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये मूल बिंदु से इसकी दूरी है वो और r के बीच में क्या निकालना पड़ेगा आपको, रिलेशन। यहाँ से आपको एक रिलेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि मूल बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी इसकी डिपेंडेंसी है या नहीं है वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इस पोटेंशियल के अंदर पता करनी पड़ेगी। तभी आपको पोटेंशियल के अंदर, अगर आपके पास में एक सिंगल आवेश है या डबल आवेश है या ट्रिपल आवेश है या आपके पास 4 आवेश है या फिर आपके पास 8 आवेश है, उनके लिए आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। मतलब आपको इसी इक्वेशन की सहायता से जो है आपको ये जो आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी पृष्ठ के अंदर, उसी सहायता से आपको किसका मान मिलेगा, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल और ओक्टापोल, एकल ध्रुव, द्विध्रुव, चतुर्ध्रुव और साथ ही साथ में लास्ट में क्या आ रहा है आपके ओक्टापोल। इनके लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टर्म्स है वो इसी इक्वेशन से मिलेगी। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी मान लो r। ठीक है, अब देखो अगर आप इनको क्या मान लो एक सदिश के रूप में, क्योंकि इसलिए सदिश है डिस्प्लेसमेंट के कारण ही है, तो उस कंडीशन में अगर आप इसके अंदर त्रिभुज संयोजन का नियम लगाओगे तो यहाँ से जो आपके ये r वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, r माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से एंगल कितना है, थीटा एंगल है, 180 माइनस तो थीटा है नहीं, तो अब इसका मतलब ये समझ लेना जो अंदर इसका रिजल्टेंट लिखोगे तो किसमें आएगा, माइनस के अंदर ही आएगा। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rd कॉस थीटा। यहाँ से आर को कॉमन ले लो, आर बाहर आ गया तो कुछ में क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2d अपॉन आर कॉस थीटा, यही आएगा। अब देखो आर बराबर
आर कोष्टक में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2d अपॉन आर कॉस थीटा की पावर प्लस के 1/, ठीक है। अब वैल्यू आपको किसके रूप में निकालनी है? 1/r के रूप में निकालनी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से 1/r बराबर क्या लिखोगे? 1 अपॉन कैपिटल आर कोष्टक में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2d अपॉन आर कॉस थीटा की पावर माइनस के 1/। फिर से इक्वेशन कैसी बन गई यहाँ पर? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 1/2। अब फिर से इसका क्या करना पड़ेगा? आपको विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है। किससे? द्विपद प्रमेय की सहायता से करो, या फिर आप इसको सीरीज विस्तार करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन को या द्विपद प्रमेय से एक्सपेंशन को एक ही बात है। तो यहाँ से आप इसका विस्तार करोगे तो 1/r इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन कैपिटल आर कोष्टक में आप क्या जाएगी 1 प्लस, प्लस का साइन है तो माइनस साइन है, 1 माइनस 1/2 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2d अपॉन आर कॉस थीटा प्लस 3/8 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2d अपॉन आर कॉस थीटा। इस तरीके से आगे और टर्म में इसके अंदर आती जाएगी। पर अब यहाँ पे देखोगे, अगर मान लो कि d या r में से कोई भी एक बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में देख लो, अगर d क्या है? वेरी वेरी लेस देन r हो गया, तो उस कंडीशन में आपके पास में जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी या r की घात बढ़ेगी और d की घात बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में देखोगे तो डिवीजन के दौरान ये d अपॉन r का रेशियो है ये क्या होता जाएगा? और भी छोटा होता जाएगा। तो उस कंडीशन हम क्या कर लेंगे? इसकी जो हायर पावर की टर्म है उनको क्या कर लेंगे? नेगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है? हायर पावर टर्म को नेगलेक्ट करना है। हायर पावर में मतलब जो पावर 3 के रूप में या उससे अधिक के अंदर आएगी वो वाली टर्म्स, ठीक है। अब देखो, तब ये इक्वेशन कैसी मिलेगी? 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्वल टू आप क्या आएगा? 1 अपॉन आर कोष्टक में 1 प्लस बी अपॉन आर कॉस थीटा प्लस 3/2 1/2 बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक में 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी इसमें, ठीक है। अब देखो इसके पास में आपके पास पोटेंशियल सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट उसकी टोटल कितनी टर्म्स आ रही है? 3 टर्म्स आ रही है। इसको और आगे खोलोगे तो और टर्म्स भी मिलेगी, ठीक है ना। मतलब 4 टर्म 5 टर्म जितनी भी आगे। तो ये जो पहली टर्म है ये, फिर ये दूसरी टर्म, फिर ये तीसरी टर्म। देखो सबसे पहले आपने कौन सा पोल पढ़ा? मोनोपोल पढ़ा। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा? डाइपोल पढ़ा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? ओक्टा सॉरी क्वाड्रपोल पढ़ा। तो ये चारों, ये जो 3 टर्म है, इन तीनों टर्म को अब जब आप ये मान किस में रखोगे? पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में रखोगे तो ये तीनों टर्म्स जो है उस तीनों टर्मों की सहायता से आपको मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रपोल के लिए पोटेंशियल के बारे में भी वहां से पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस 2 से मान इसमें रखने पर 1 में, तो v बराबर क्या आ जाएगा आपके? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ड्रॉ बीवी पोस्ट में क्या आ जाएगा आपके? r तो बाहर आ जाएगा इसके अंदर, पहले से बाहर है एक। 1 प्लस b अपॉन कैपिटल R cos थीटा प्लस 1/2 d स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पोस्ट में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के, ठीक है। और इसको खोलेंगे क्योंकि आपको तीनों के लिए, तीनों पोलों के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? अलग अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखो v बराबर अब क्या आ जाएगा आपके? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर कोष्टक में रॉ डीवी पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म 1/4πε0 रॉ डीवी अपॉन आर स्क्वायर डी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आर को बाहर ले लोगे, डी कॉस थीटा को बाहर लोगे, इंटीग्रेशन तो सिर्फ ओनली फॉर ओनली किसके सापेक्ष होगा, रॉ डीवी का ही होगा। मतलब जो आपके पास आवेश है, आपके पास जो आपने अल्पांश आवेश लिया उसी के आवेश घनत्व का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, बाकी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी आपके पास है 1/4πε0 पुस्तक में और इंटीग्रेशन में रॉ डीवी अपॉन आर 2r क्यूब इंटू डी स्क्वायर कोष्टक में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। ठीक, अब ये टर्म जो है ये ध्यान रखना, ये आपके जो पोटेंशियल की टर्म है वो कौन से के लिए है, मोनोपोल के लिए। सिंगल आवेश जो होगा उसी कारण जो ध्रुव उत्पन्न होगा या जो ध्रुव है वो सिंगल आवेश कारण उसका जो पोटेंशियल होगा वो इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा। ठीक है, डबल पोल के लिए पोटेंशियल सेकेंड टर्म हो जाएगी और क्वाड्रल पोल के लिए जो इक्वेशन होगी वो इससे लिखी जाएगी और इससे आगे और टर्म्स जो आएगी वो ऑक्टापोल और उससे आगे वालों के लिए होगी। अभी तक आईएएस जो कभी कभार, अभी तुम्हारे तो कभी पूछा नहीं है, जो आगे जो लेक्चरशिप वाले एग्जाम हुए उसमें भी लास्ट ऑक्टापोल तक ही पूछा, उससे आगे का कभी पूछा नहीं है। लेकिन क्या पता कि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो उससे आगे के भी आवेशों के कारण जो ध्रुव उत्पन्न होंगे उसके बारे में पूछ सकता है, लेकिन अपने को तो सिर्फ कहाँ तक मालूम होना चाहिए, यहाँ तक ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आप इसी आवेश वितरण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखोगे तो वो इक्वेशन क्या होगी, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र किस बिंदु पे, बिंदु P पर। अब देखो जैसे ही पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हो तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी बिंदु के सापेक्ष उसकी पावर क्या हो जाती है, 1 से बढ़ जाती है। मतलब आपने जब पोटेंशियल निकाला था द्विध्रुव के कारण तो वहां पे R था, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो पावर क्या बढ़ गई, 1 से बढ़ गई। तो ध्यान रखना जैसे आप इनके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना तो यहाँ पे ये जो R है इसकी पावर क्या बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो आवेशों के मध्य की दूरी होती है या फिर किसी मूल बिंदु के सापेक्ष आप क्या करो, मूल बिंदु से जो ये आवेश है इसकी और इसके बीच में आप रिलेशन ज्ञात कर रहे हो, तो इसमें भी ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कोई भी आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है उस डिस्प्लेसमेंट का मान क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वाले डिस्प्लेसमेंट की तुलना में 1 घात से बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि दोनों में अंतर इतना होता है कि पोटेंशियल जो होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट की पावर सिर्फ 1 आती है, पर वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें पोटेंशियल उसमें डिस्प्लेसमेंट की पावर जो है वो क्या है, 1 से बढ़ जाती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमें इक्वेशन पूरी याद नहीं रहती तो इतना ध्यान रखना अगर पोटेंशियल आपने निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और सरल हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, एक पावर बढ़ा जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे तो E बराबर आप क्या लिखोगे, 1/4πε0 R स्क्वायर क्यू या फिर क्यू प्लस 2q2 अपॉन 4πε0 R क्यू प्लस 3q3 अपॉन 4πε0 R की पावर। अब ये Q1, Q2 और Q3 क्या है, ये आपके मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रल पोल के लिए जो ये इंटीग्रेशंस की टर्म होगी अंदर उनको प्रदर्शित करेगी। साथ ही साथ में ये ध्यान रखना यहाँ पे 2, 3 क्यों आ रहा है, 2, 3 आने का कारण जैसे आपने R2 को ऊपर ले गए, ठीक है, R की पावर -2, ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या आ जाएगा, उसका 2 बार आ जाएगा।
या फिर ये कह सकते हो दो आवेशों के कारण भी इसके ऊपर ये क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। ये देखो इसकी इक्वेशन जो है ये डायरेक्ट है बुक के अंदर, इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, और वैसे आप निकाल भी नहीं पाओगे क्योंकि काफी लंबा इसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। मेरे पास भी इसका सोल्यूशन पड़ा है पर वो आपके काम का नहीं है, वो इन बुकों में किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने जहां से नेट की कोचिंग की थी वहां पे उसके अंदर था। तो इतना ध्यान रखना कि ये आपको इक्वेशन याद रहनी चाहिए और कुछ भी नहीं इसके अंदर। ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रांसफर हुई उससे कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ तक याद है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ, जो Q1 और Q2 की वैल्यू है वो लिखनी बाकी रहेगी, वो अपन कल लिख देंगे क्योंकि है तो ये रो डीवी और इसके ऊपर डिपेंडेंट है सीधी, लेकिन क्योंकि अभी 1 मिनट से कम है तो लिख नहीं पाएंगे। 3 इक्वेशन है, 3 लिखनी है।